हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिसंबर 2023 के करंट अफेयर को कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें अभी तक इसके काफ़ी मेजर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संदर्भ में पढ़ने के पहले सबसे पहले तो इसके टॉपिक को जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है। पहला आता है कि भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप, दूसरा ई सिगरेट, तीसरा अंग और ऊतक प्रत्यारोपण, संक्षिप्त सुर्खियों में आता है पहला विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन। GPAI शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। डार्क फाइबर, एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, चंद्रयान 3 प्रोपल्स मॉड्यूल, सेलम कॉन्ट्रैक्ट बाइनरी उपग्रह, सब नेपच्यून, धूमकेतु P12, WHO ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल फोरम, कोडेक्स एलिमेंट्रियल कमीशन के बारे में। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार परिषद, संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्रिस्पर आधारित पहली जेन थेरेपी को मंजूरी दी। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आरोग्य मैत्री, एडक्यूब, एक्सटो साइट, पोम्पे रोग, ग्रीन लाइफ पोलेटाइल्स, JT60 ऐसे प्रायोगिक नाभिकीय संलयन रिएक्टर, एंथ्रोबोट्स और हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना और कुट्रिम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रमुख टॉपिक हैं। चलिए तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक आता है कि भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप के बारे में। इसको जानने के पहले सबसे पहले एक डेटा बैंक को जान लेते हैं। डेटा बैंक के संदर्भ में देखा जाए तो वर्तमान में अंतरिक्ष क्षेत्र में जुड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था की 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर में भारत की हिस्सेदारी केवल 2% है। दूसरा आता है कि भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में जुड़ी अर्थव्यवस्था के 48% CAGR चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ते हुए अगले 5 वर्षों में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक होने की संभावना है। तीसरा आता है कि DPIIT स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के अनुसार भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप की संख्या 2014 में 1 थी, जो बढ़कर 2023 में 189 हो गई है। तो इसके संदर्भ में ये सबसे पहले एक डेटा बैंक को दिया गया है। डेटा बैंक के संदर्भ में सबसे आप जानते हैं कि सुर्खियों में ये क्यों रहा है। हाल ही में सीड फंड योजना के तहत इन स्पेस द्वारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शहरी विकास और आपदा प्रबंधन क्षेत्र में समाधान विकसित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप की सहायता दी जाएगी। सीड फंड योजना के बारे में जानें कि यह योजना की पृष्ठभूमि के संदर्भ में देखा जाए तो यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मार्च 2023 में इन स्पेस द्वारा सीड फंड योजना की घोषणा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य नवीन अंतरिक्ष उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करना, ताकि भारत और दुनिया में आम लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। तीसरा आता है कि स्टार्टअप को सहायता प्रदान करना, जिसमें फंडिंग, मेंटरशिप, प्रशिक्षण और नेटवर्क जैसी सुविधाओं तक स्टार्टअप की पहुंच सुनिश्चित करेगा। कवर किए गए क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाए तो इन स्पेस द्वारा समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष अवसरों की घोषणा की जाएगी। आदर्श आवेदनकर्ता के संदर्भ में देखा जाए तो आदर्श आवेदनकर्ता के पास व्यवसाय की एक स्पष्ट योजना, सुपरिभाषित लक्षित बाजार और विस्तृत कार्यान्वयन रणनीति होनी चाहिए। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े भारत के प्रमुख स्टार्टअप के बारे में जानते हैं, जिसमें पहला आता है अग्निकुल कॉस्मोस। यह एक लॉन्च ऑन डिमांड ऑर्बिटल क्लास रॉकेट का निर्माण कर रहा है। यह रॉकेट 100 किलोग्राम के पेलोड को निम्न भूकक्षा में ले जा सकता है। इन स्पेस के तहत इसरो के साथ समझौता करने वाला यह देश की पहली कंपनी है। दूसरा आता है स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि भारत से निजी रॉकेट लॉन्च करने वाला पहला भारतीय स्टार्टअप बन गया है। तीसरा आता है सेट श्योर के बारे में। यह कंपनी कृषि, बैंकिंग, वित्तीय सेवा से जुड़ी समस्याओं के लिए रिमोट सेंसिंग, मशीन लर्निंग एवं डेटा एनालिटिक्स समाधान के में विशेषज्ञता रखती है। तीसरा आता है पिक्सेल के बारे में, जो कि यह कंपनी हाइपर सेक्टरल अर्थ इमेजिंग उपग्रहों का एक नेटवर्क विकसित कर रही है और इसने अल्फाबेट इंक के गूगल से फंडिंग जुटाई हुई है। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के बारे में देखा जाए तो इसने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित हॉल इफेक्ट थ्रस्टर अर्का का प्रशिक्षण किया है और इसने देश का पहला हाई परफॉर्मेंस ग्रीन पर्पल्स सिस्टम रुद्र भी बनाया है। अर्का और रुद्र दोनों को PSLV C58 मिशन पोइम 3 के तहत प्रक्षेपित किया गया था। ध्रुव स्पेस के बारे में, यह राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी है। यह फुल स्टेक अंतरिक्ष इंजीनियरिंग समाधान तैयार करने के केंद्रित है। इसके संदर्भ में आता है।
नेक्स्ट आता है कि स्टार्टअप के लिए पात्रता शर्तों के बारे में जानते हैं, जिसमें पहली आती है कि आवेदन करने वाले स्टार्टअप को DPIIT के तहत पंजीकृत होना चाहिए। साथ ही अपने उत्पादों या सेवाओं में प्रौद्योगिकी का मौलिक रूप से प्रयोग करना चाहिए। स्टार्टअप्स में न्यूनतम 80% हिस्सेदारी भारतीयों की होनी चाहिए तथा कंपनी ने फंड जुटाने संबंधी गतिविधियां पूर्ण कर ली हों। हालांकि वेंचर कैपिटलिस्ट से निवेश प्राप्त करने की अनुमति हो। आवेदन के समय स्टार्टअप में प्रोमोटर एंजल निवेशकों का निवेश कम से कम उनके ग्रांटेड टिकट्स के अनुरूप होना चाहिए और आवेदन करने वाले स्टार्टअप ने अन्य कई केंद्रीय पुरस्कार या राज्य योजना के तहत 50 लाख से अधिक की सहायता प्राप्त नहीं की हो। हालांकि इसमें प्रतियोगिता की पुरस्कार राशि, प्रतिष्ठान की स्थापना में रियायत, प्रयोगशालाओं तक पहुंच या प्रोटोटाइप सुविधा तक पहुंच शामिल नहीं होती है। स्टार्टअप को फंडिंग के संदर्भ में देखा जाए तो इसके संदर्भ में 1 करोड़ तक अनुदान 3 या इससे अधिक किस्तों में दिया जाता है। इससे पहली किस्त में 40% तक अनुदान दिया जाता है और प्रदान किए गए अनुदान का पूरा व्यय 3 वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत यदि किसी IPR का सृजन होता है तो इसका स्वामित्व स्टार्टअप के पास होता है। नेक्स्ट आता है कि भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने की आवश्यकता क्यों है। पहला आता है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के संदर्भ में कि स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन, एरियन स्पेस जैसी विदेशी निजी कंपनियां अंतरिक्ष निवेशनों की लागत और इनके टर्नअराउंड समय में कटौती करके वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में युगांतरकारी परिवर्तन लाई हैं। हालांकि भारत की अंतरिक्ष आधारित निजी कंपनियां मुख्य रूप से सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को विक्रेता या आपूर्तिकर्ता के रूप में काम कर रही हैं। वैश्विक प्रतिद्वंदियों के समान अवसर प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें अंतरिक्ष क्षेत्र में एंड टू एंड गतिविधियां संचालित करने की अनुमति प्रदान की है। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में मौजूद अवसरों के दोहन के संदर्भ में देखा जाए तो वर्तमान में इसमें भारत की हिस्सेदारी केवल 2% है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। नवोन्मेषी स्टार्टअप हमारी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार के संसाधनों का पूरक भी बन सकते हैं। आयात पर निर्भरता को कम करने के संदर्भ में देखा जाए तो यह सरकारी आंकड़ों के अनुसार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत का आयात व्यय इसके निर्यात में होने वाले आय से 12 गुना अधिक है। भारत द्वारा की गई प्रमुख आयातित वस्तुओं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग घटक, उच्च ऊर्जा वाले कार्बन फाइबर, अंतरिक्ष में कार्य करने योग्य सौर सेल, डिटेक्टर, ऑप्टिक्स और पावर अप्लायर इसमें शामिल होते हैं। इसरो को सहायक गतिविधियों में मुक्त करने के संदर्भ में देखा जाए तो स्टार्टअप की भागीदारी इसरो को अनुसंधान और विकास में अंतर्ग्रहणी अन्वेषण और रणनीतिक प्रशिक्षण जैसे मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है। अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक लाभ के संदर्भ में देखा जाए तो यह कृषि, आपदा प्रबंधन तथा संचार जैसे क्षेत्रों में मौजूद गंभीर चुनौतियों का अभिनव समाधान ढूंढकर निजी क्षेत्र के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार ला सकता है। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भू राजनीतिक लाभ के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में अंतरिक्ष तकनीक आधारित निजी कंपनियों और अमेरिका जैसे साझेदार देशों के बीच सहयोग से चीन को प्रति संतुलित करने में भारत को मदद मिलेगी। भारतीय अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में चीन के प्रभाव को रणनीतिक रूप से कम करने में सक्षम बना सकता है। अब आता है अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा की गई पहलों के संदर्भ में, जिसमें पहला आता है प्रमुख संगठन के बारे में कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र या अंतरिक्ष विभाग पर कार्यरत एक स्वायत्त एजेंसी है। इसका कार्य भारत में गैर सरकारी निजी संस्थानों की अंतरिक्ष आधारित गतिविधियों को विनियमित करना, बढ़ावा देना, मार्गदर्शन करना, निगरानी करना या उनका पर्यवेक्षण करना होता है। NGPEs और DOS की सुविधाओं को उपयोग करने की अनुमति भी दे सकता है। इसके साथ ही एंट्रेस को कोऑपरेशन लिमिटेड के संदर्भ में देखा जाए तो इसरो एक वाणिज्यिक शाखा है जिसकी स्थापना 1992 में की गई थी। यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी है और यह अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को अंतरिक्ष आधारित उत्पाद और सेवाएं प्रदान करती है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के संदर्भ में देखा जाए तो यह DOS के तहत सूचीबद्ध अनुसूची 1 में श्रेणी की कंपनी है। इसकी स्थापना इसरो की व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए 2019 में की गई थी और यह भारतीय प्रौद्योगिकों को अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित अंतरिक्ष गतिविधियों को अपनाने में सक्षम बनाती है। साथ ही यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित उत्पादों और सेवाओं के व्यावसायिक उपयोग को भी बढ़ावा देती है। भारतीय अंतरिक्ष संघ की स्थापना 2020 में की गई थी और यह संघ एक गैर लाभकारी औद्योगिक निकाय है। इसे भारत में निजी अंतरिक्ष उद्योगों के विकास के लिए स्थापित किया गया है। अग्रणी घरेलू और वैश्विक निगमों द्वारा इसमें प्रतिनिधित्व किया जाता है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देना, देश में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और निवेश आकर्षित करना होता है। अन्य पहलों के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अंतर्गत यह अंतरिक्ष गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में गैर सरकारी संस्थानों
की एंड टू एंड भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है। दूसरा आता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में देखा जाए तो यह उपग्रहों के प्रक्षेपण संचालन के सरकारी मार्ग के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति दी गई है। डीओएस और डीपीआईआईटी अंतरिक्ष क्षेत्र की एफडीआई नीति से जुड़े दिशा निर्देशों की समीक्षा करने की प्रक्रिया में होता है, जिसका उद्देश्य संसाधनों को आकर्षित करना है। कर लाभ के संदर्भ में देखा जाए तो यह उपग्रह प्रक्षेपण के जीएसटी छूट दी गई है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल स्पेस चैलेंज के संदर्भ में देखा जाए तो यह एम ने इसरो और सीबीएसई के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब से स्पेस शुरू की हुई है। यह देश भर में सभी स्कूली छात्रों के लिए खुला हुआ है। यह 4 व्यापक चैलेंज थीम के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक्सप्लोर स्पेस, रीच स्पेस, इनहेबिटेट स्पेस, लीवरेज स्पेस आता है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्कीम के बारे में देखा जाए तो यह इसके तहत यह पूरे भारत में स्पेस टेक और संबंधित उद्योगों को काम करने वाले 15 से अधिक स्टार्टअप का समर्थन किया गया है और इन स्टार्टअप के फोकस क्षेत्र हैं जिनमें यूएवी, ड्रोन, निगरानी उपकरण, एरोटेक, एयर टैक्सी, अंतरिक्ष मलबे पर नजर रखना और निगरानी सेवा, अंतरिक्ष शिक्षा आदि आते हैं। ENIC एराइज कार्यक्रम, जो कि अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने और भारतीय स्टार्टअप एवं MSME की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। इसके तहत स्पेस टेक के स्टार्टअप को भी सहायता की पेशकश की जा रही है। मार्गदर्शन के बारे में या मॉनिटरिंग के संदर्भ में देखा जाए तो इसरो के सेवानिवृत्त विषय विशेषज्ञों की सूची इन स्पेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित की जाती है। यह NGE विशेषज्ञों की सलाह लेने के लिए सीधे इन्हें सलाहकारों से संपर्क कर सकते हैं। अब आता है कि भारत में अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप को बढ़ावा देने की चुनौतियों के बारे में, जिसमें पहला आता है कि उद्योगों की जोखिमपूर्ण प्रकृति का होना, क्या बाजार में स्थिरता की अनुपस्थिति एवं लंबी इंक्यूबेशन अवधि के कारण निजी क्षेत्र सावधानी बरतते हैं। दूसरा आता है फंडिंग में मौजूद बाधाएं होना, जिसमें अपर्याप्त फंडिंग विशेष रूप से बाद के चरणों में एक महत्वपूर्ण चुनौती पैदा करता है। स्वदेशी सामग्रियों की कमी और आयात पर अधिक निर्भरता से लागत में वृद्धि और उत्पादन प्रक्रिया में देरी होती है। अस्थिर व्यवसाय मॉडल के संदर्भ में देखा जाए तो यह स्टार्टअप द्वारा सबसे कम लागत वाले विकल्पों को प्राथमिकता देने की प्रकृति के लिए छिपे हुए खर्चों और भविष्य के प्रभावों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और यह प्रवृत्ति ऐसे व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देती है जो लंबे समय से कारगर नहीं है। सीमित प्रतिभा पूल के बारे में कि कुछ पेशेवरों की कमी मौजूदा चुनौतियों को अधिक बढ़ावा देती है। भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आगे की राह में देखा जाए तो पहला आता है अंतरिक्ष गतिविधियों से संबंधित विधेयक पारित करना। दूसरा आता है वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ावा देना। तीसरा सुरक्षित बाजार पहुंच का होना और चौथा आता है सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को अपनाना और पांचवा आता है क्षमता निर्माण का होना। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो आगे की ओर बढ़ते कदम में अंतरिक्ष उद्योग की बढ़ती जरूरतों के हिसाब से सरकारी नीतियों में बदलाव करना चाहिए। वे भारत में तेजी से विकसित हो रहे अंतरिक्ष क्षेत्र में जुड़ी अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार करना चाहता है और इसके लिए अंतरिक्ष क्षेत्र की बदलती जरूरतों को पूरा करने और अंतरिक्ष तकनीक के आधारित स्टार्टअप को नवाचार को बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है ई-सिगरेट के बारे में। ई-सिगरेट के बारे में देखा जाए तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें ई-सिगरेट का सेवन करने से रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। चलिए तो जानते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें 194 सदस्य हैं, जिसमें भारत भी इसका सदस्य है और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार करने के लिए वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करना होता है। WHO के प्रमुख बिंदुओं पर नज़र डाली जाए तो यह वयस्कों की तुलना में 13 से 15 वर्ष के बच्चे अधिक मात्रा में ई सिगरेट का सेवन कर रहे हैं और 2017 से 2022 के दौरान देखा जाए तो 16 से 19 साल के किशोरों के बीच ई सिगरेट के सेवन की दर लगभग दुगनी हो गई है। ई सिगरेट के बारे में देखा जाए तो यह भारत सरकार में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध, उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर रोक अधिनियम 2019 पारित किया गया है। कानून ई सिगरेट के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर रोक लगाता है। इस अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या ई सिगरेट को परिभाषित किया गया है। इसके तहत यह एक उपकरण होता है जो तरल पदार्थ गर्म होकर एरोसोल उत्पन्न करता है। इन एरोसोल को उपयोगकर्ता श्वास द्वारा ग्रहण करता है और ये तरल पदार्थ निकोटिन युक्त निकोटिन रहित हो सकते हैं। इसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम, हीट नॉट बर्न उत्पाद, ई हुक्का आदि इसमें शामिल होते हैं और हालांकि इसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत लाइसेंस प्राप्त कोई भी उत्पाद शामिल नहीं होता है। इसे कभी कभी मूड्स, वेब पेन, वेप्स,
टैंक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक की निकोटिन डिलीवरी सिस्टम भी कहा जाता है। और ई सिगरेट कैसे कार्य करता है? यह एक तरल पदार्थ होता है जो एक कॉइल की मदद से गर्म होकर एरोसोल उत्पन्न करता है। इस एरोसोल को प्रयोगकर्ता श्वास द्वारा ग्रहण करते हैं और इसे आमतौर पर निकोटिन फ्लेवर्स और अन्य रसायन इसमें होते हैं। अब आता है ई सिगरेट से जुड़े मुद्दे के बारे में। पहला आता है स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे। कि स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे में देखा जाए तो यह एरोसोल में आमतौर पर निकोटिन और अन्य मादक पदार्थों को जो उपयोगकर्ताओं और गैर उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए हानिकारक होते हैं या गैर उपयोगकर्ता है सेकेंड हैंड एरोसोल में संपर्क आते हैं। इनके उपयोग से हृदय रोग और फेफड़े के विकार का खतरा बढ़ जाता है। गर्भवती महिलाओं में निकोटीन के संपर्क में आने से भ्रूण के मस्तिष्क का विकास बाधित होता है। लागू करने से जुड़े मुद्दे के बारे में देखा जाए तो 2019 में भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बावजूद यह तंबाकू की दुकानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आसानी से उपलब्ध कराता है। यह युवाओं में नशे की लत को बढ़ाता है कि सिगरेट में आकर्षक फ्लेवर होते हैं और इनका डिजाइन भी आकर्षक होता है। ये युवा पीढ़ी को निकोटिन की लत की ओर आकर्षित करते हैं। विनिमय का अभाव होता है जिसमें लगभग 88 देशों में ई सिगरेट खरीदने की कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। साथ ही 74 देशों में इन हानिकारक उत्पादों पर कोई विनिमय भी लागू नहीं है। प्रभावी मार्केटिंग होती है। धूम्रपान छोड़ने पर सहायक रूप से प्रस्तुत करना होता है। ई सिगरेट में पाए जाने वाले हानिकारक तत्वों के बारे में देखा जाए तो इसमें पहला आता है कि निकोटिन का होना। दूसरा स्वाद बढ़ाने वाला डाइएसिटिल, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, कैंसरकारक रसायन, भारी धातुएं जैसे निकल, टिन और सीसा आता है। सुझाए गए उपायों में आता है इसमें WHO के द्वारा कि उपभोक्ता उत्पाद के रूप में ना बेचा जाए, जिसमें सरकारों को एक उपभोक्ता उत्पाद के रूप में सिगरेट बेचने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। पहुंच पर नियंत्रण रखना है कि जो सरकारें ई सिगरेट का उपयोग धूम्रपान की लत को समाप्त करने की रणनीति में कर रही हैं उन्हें ई सिगरेट तक लोगों को पहुँच को नियंत्रित करना चाहिए। अन्य उपाय के संदर्भ में देखा जाए तो ई सिगरेट की अवैध बिक्री या अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करना चाहिए। साथ ही स्थानीय विक्रेताओं और ऑनलाइन विक्रेताओं के दंडात्मक कार्रवाई भी करना चाहिए। जागरूकता को बढ़ावा देना, जैसे उदाहरण के तौर पर भारत में हालिया पब्लिक नोटिस उत्पाद के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ PECA 2019 के प्रावधानों में लोगों को बताने पर केंद्रित किया गया। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो यह तंबाकू उद्योग में हानिकारक प्रभाव, भ्रामक मार्केटिंग को देखते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए विशेष रूप से बच्चों और किशोरों के बीच ई सिगरेट उपयोग को रोकने की कठोर कार्रवाई करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट आता है अंग और ऊतक प्रत्यारोपण के संदर्भ में कि राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण ने इंद्रप्रस्थ मेडिकल कोऑपरेशन लिमिटेड के खिलाफ केस 4 किडनी रैकेट के आरोपों को जांच आदेश दिए हैं। अंग और प्रत्यारोपण के बारे में कि यह प्रत्यारोपण की एक शल्य प्रक्रिया है जिसके तहत किसी अंग, ऊतक या कोशिकाओं के समूह को दानकर्ता के शरीर से निकालकर प्राप्तकर्ता के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। इसमें एक ही व्यक्ति के शरीर में किसी अंग के एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर प्रत्यारोपित करना होता है। अंग प्रत्यारोपण के बारे में देखा जाए तो सामान्यतः किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े, अग्नाशय, आंत आदि का अंग प्रत्यारोपण होता है। ऊतक प्रत्यारोपण में इसमें कॉर्निया, त्वचा, हड्डी, हृदय, बाल्ब, रक्तवाहिनियाँ आदि प्रत्यारोपण किया जाता है और एक ही व्यक्ति के शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊतकों को प्रत्यारोपण को ऑटोग्राफ्ट कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे स्किन ग्राफ्ट होता है। ग्रहणशीलता के संदर्भ में देखा जाए तो यह दानकर्ता और प्राप्तकर्ता की प्रतिरक्षा प्रणालियों के मध्य समानता के स्तर को निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए मानव ल्यूकोसाइट एंटीजन, रक्त समूह मिलान आदि होता है। कानूनी फ्रेमवर्क के रूप में देखा जाए तो अंग प्रत्यारोपण को कानूनी मान्यता प्रदान की गई जिसमें मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत विनियमित किया जाता है। इसमें जीवित और ब्रेन स्टेम डेड दानकर्ताओं के अंग दान की अनुमति दी गई है और 2012 में इस अधिनियम में संशोधनों में भारत मानव ऊतकों को भी दान किए जाने वाले अंगों की श्रेणी में शामिल कर दिया गया और संशोधित अधिनियमों को मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण अधिनियम 2011 कहा गया। राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम के संदर्भ में देखा जाए तो इसका उद्देश्य प्रत्यारोपण के अंग और ऊतकों की खरीद और उसके वितरण की एक व्यवस्थित प्रणाली विकसित करना होता है और इस योजना में वर्तमान में 2021 से 22, 2025 से 26 की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। यह अंग और ऊतकों के दान करने और उनके प्रत्यारोपण करने के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री तैयार करता है तथा इसका रखरखाव करता है। भारत में अंग प्रत्यारोपण में मौजूद चुनौतियों के बारे में देखते हैं कि पहला आता है अंगदान की प्रवृत्ति में कमी होना। भारत में मृतक अंगदान पर दर प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर मात्र 0.52 या यह स्पेन और अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है, जो कि स्पेन के स्तर में 49.61 प्रति 10 लाख है। धीमी प्रगति के बारे में कि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार
उपभोक्ताओं की संख्या 2014 में 6,916 से बढ़कर 2022 में 16,041 हो गई है। आपूर्ति मांग में असंतुलन हुआ है। अंगों की तस्करी, जिसके तहत धोखाधड़ी, बलपूर्वक या अन्य अवैध तरीके को अपनाकर लोगों में मानव अंगों को प्राप्त करने के उन्हें ऊंचे दाम पर जरूरतमंद लोगों को बेचा जाता है। पुरुष दानकर्ता की भागीदारी का अभाव हुआ है, जिसमें 70 से 75% महिलाएं दान करता है। यह प्रायः पत्नियां, माताएं, बहनें अपने परिजनों के लिए सबसे अधिक अंगदान करती हैं। फिर आता है ब्रेन स्टेम डेथ घोषणा के बारे में, जो कि वन ब्रेन डेड को केवल 1994 में एक अंगदान की परिभाषित किया गया। भारतीय दंड संहिता अधिनियम, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1959 में आदि कोई उल्लेख नहीं किया गया। ऐसे मामलों में मुकदमेबाजी के डर और नैतिक चिंताओं के कारण डॉक्टर अंगदान के लिए प्रमाण पत्र देने से पीछे नहीं हटते हैं। जागरूकता की कमी का होना कि जागरूकता की कमी, अंधविश्वास के कारण लोगों में अंगदान की सहमति करने और उन्हें प्रियजनों के अंगदानों को दान करने के लिए सहमत होने की अनिच्छा प्रकट करते हैं। इसके संदर्भ में आता है जीवित, इसमें एक मृतक दानकर्ता के बारे में देखते हैं कि यह जो है अंगदान से जुड़े तथ्यों के संदर्भ में देखा जाए कि भारत में अंगदान कौन कर सकता है। जीवित दानकर्ता और मृत दानकर्ता। जीवित दानकर्ता जो होते हैं वह 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के कोई भी व्यक्ति अंगदान कर सकता है। मृत दानकर्ता के बारे में कि यदि मृत की आयु 18 वर्ष से कम है तो माता पिता में से किसी एक या माता पिता द्वारा अधिकृत किसी करीबी रिश्तेदार की सहमति आवश्यक होती है, और मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक है तो इसे अधिक निकटतम रिश्तेदार या मृतक के वैध उत्तराधिकारी की सहमति आवश्यक है। जीवित दानकर्ता को कौन कौन से अंग दान कर सकता है? एक किडनी, अग्नाशय का कुछ हिस्सा और लीवर का कुछ हिस्सा दान करता है, और एक फेफड़े का खंड और छोटी आंत का कुछ हिस्सा इसमें दान कर सकते हैं। तो यह इसमें बताया गया है कि कौन कौन सा हिस्सा दान किया जा सकता है। अब आता है कि राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के बारे में, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत आने वाला एक राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संगठन है, जिसका उद्देश्य अंग प्रत्यारोपण से जुड़े कार्यों में समन्वय और नेटवर्कन में मदद करना है, जिसमें नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क होता है, या नेशनल बायो मटेरियल सेंटर बैंक इसके अंतर्गत आता है। कार्य एवं दायित्व में देखा जाए तो यह नीतिगत दिशा निर्देशों और प्रोटोकॉल निर्धारित करना है, रजिस्ट्री डेटा को संकलित और प्रकाशित करना होता है। आगे की राय में देखा जाए तो यह ऑप्ट आउट मॉडल को अपनाता है, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर के तहत अंगदान प्रणाली के लिए ऑप्ट आउट मॉडल को अपनाया गया। यह मॉडल किसी रोगी की मृत्यु होने पर अंगदान के लिए उसकी सहमति स्वतः ही मान ली जाती है तथा व्यक्ति को अपनी सहमति वापस लेने के लिए पूर्व सूचना देनी पड़ती है। पुलिस फॉरेंसिक विशेषज्ञों को संवेदनशील बनाना। अन्य राज्यों में केरल मॉडल को अपनाना, जिसमें केरल में ब्रेन डेड प्रमाण के लिए अच्छी तरह से परिभाषित नैदानिकी प्रोटोकॉल तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अंगों के आवंटन में पारदर्शिता लाना। सुव्यवस्थित परिवहन प्रक्रिया का होना, जैसे उदाहरण के तौर पर हवाई मार्ग से अंगों का परिवहन किया जाना चाहिए। तो ये प्रमुख आगे की राय है। यहाँ पर ये मेजर टॉपिक फिनिश होते हैं। अब आता है हमारा संक्षिप्त सुर्खियाँ। संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में पढ़ते हैं। पहला आता है विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य संगठन के बारे में कि DAO एक प्रकार का संगठन या निकाय है। यह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के रूप में इनकोड किए गए नियमों के अनुसार कार्य करता है, और इन कंप्यूटर प्रोग्राम को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वह तय नियमों को स्वतः लागू करता है, या DAO के संदर्भ में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट संगठन के नियमों और निर्णयों की प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। DAO को सेल्फ गवर्निंग और सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया। यह ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें एक साझा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। यह किसी बिजनेस नेटवर्क को लेन देन को रिकॉर्ड करने और एसेट्स को ट्रैक करने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। DAO की मुख्य विशेषताओं के संदर्भ में देखा जाए तो यह विकेंद्रीकृत है, जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के निर्णय लिए जाते हैं, और DAO के प्रतिभागियों को टोकन होल्डर्स कहा जाता है। इन निर्णय प्रक्रिया में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। इसमें DAO संबंधी निर्णय में प्रतिभागियों की न्याय संगत भागीदारी सुनिश्चित होती है। पारदर्शी में कि यह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के चलते पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होती है, किसी भी प्रकार का हेरफेर नहीं किया जाता है।
समावेशी के संदर्भ में इसमें इंटरनेट कनेक्शन के साथ विश्व के कोई भी डीओ को शामिल हो सकता है, योगदान कर सकता है। डीओ के उपयोग के बारे में देखा जाए, पहला वित्तीय क्षेत्र में कि मेकर डीओ जैसे प्लेटफॉर्म में ऋण देने और ऋण लेने की सुविधाएं शुरू की गई। यह यूजर्स को बैंक पर निर्भर हुए बिना किसी वैश्विक वित्तीय प्रणाली को जोड़ता है। डिजिटल आर्ट में कि आर्टिस्ट नॉन फंजिबल टोकन का प्रबंधन करते हैं। डिजिटल आर्ट एक ऐसी एसेट्स होती है जिसे ब्लॉकचेन के माध्यम से टोकनाइज किया गया। अन्य उपयोग के संदर्भ में देखा जाए तो यह आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सहायक है और यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में पारदर्शिता लाता है, उनकी ट्रेसेबिलिटी को आसान करता है। डीओ के बारे में चुनौतियां पहली तो आती है कि साइबर हमलों के प्रति सुविधा हो सकता है, जवाबदेही का अभाव रहता है, कानूनी विकल्प दायित्व के स्तर पर विवाद समाधान तक तंत्र स्पष्ट नहीं है और उसके विनिमय पर भी स्थिति का अभाव रहता है। दूसरा है आपका GPAI शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस प्रणाली में विकास और उपयोग से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। इस जोखिम में बेरोजगारी, पारदर्शिता की कमी इत्यादि शामिल होती है। इसके पहले यूनाइटेड किंगडम में आयोजित यूनाइटेड किंगडम AI सेफ्टी समिट में बैली चली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो कि AI संभावित जोखिमों से निपटने के प्रयासों का समर्थन किया गया। नई दिल्ली घोषणा पत्र के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो इसमें कृषि क्षेत्र में AI नवाचार के नए प्राथमिकता प्राप्त विषयों को शामिल किया गया है। इससे पहले GPAI के विषयों में स्वास्थ्य देखभाल, जलवायु कार्यवाही और आघात प्रतिरोधक समाज का निर्माण जैसे विषयों को शामिल किया गया। यह घोषणा पत्र AI के क्षेत्र में सहयोग और समावेशन तथा AI पर गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। घोषणा पत्र के अनुसार AI के उपयोग के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क निम्नलिखित में से केंद्रित होना चाहिए: लोकतांत्रिक मूल्य और मानवाधिकार, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण, AI की जिम्मेदारीपूर्ण सतत और मानव केंद्रित उपयोग को बढ़ावा इत्यादि। AI नवाचार के लिए आवश्यक अति महत्वपूर्ण संसाधनों तक समान पहुंच को बढ़ावा देना चाहिए और इन संसाधनों की कंप्यूटिंग और उच्च गुणवत्ता वाले विविध डेटा सेट भी इसमें शामिल होते हैं। AI के क्षेत्र में समावेशन को बढ़ावा दिया जाता है और इससे GPAI के दायरे से बाहर के देश के विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के भी AI से जुड़े लाभ प्राप्त कर सकेंगे। GPAI के बारे में इसकी स्थापना जून 2020 में की गई है। यह उस समय भारत के सहित 15 देश इसके सदस्य थे। इसके संदर्भ में देखा जाए तो इसमें वर्तमान में 29 सदस्यों का संगठबंधन है। यह वैश्विक विशेषज्ञों की एक बहुहितधारक पहल है, जो कि भारत में 2024 में GPAI के लीड चेयर हैं और इसमें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। डार्क फाइबर के बारे में यह प्रतिभूति अपीली प्राधिकरण ने डार्क फाइबर मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जुर्माने लगाने के सेबी के आदेश को रद्द किया है। डार्क फाइबर के बारे में यह एक अनलेट फाइबर भी कहा जाता है। यह एक ऐसा ऑप्टिकल फाइबर है जिसे बिछाया तो जाता है परंतु अभी तक उपयोग नहीं किया गया और इसका लाभ कम लेटेंसी और उच्च सुरक्षा होता है। एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम के बारे में इसरो के चेयरमैन ने कहा है कि इसरो गगनयान मिशन के देश में ECLSS विकसित किया गया। यह चालक दल से युक्त अंतरिक्षयान की एक उपप्रणाली होती है। यह अंतरिक्ष में जीवन को संभव बनाने के लिए सभी आवश्यक गतिविधियां प्रदान करती है। यह ECLSS कार्यों में मुख्य रूप से यान के भीतर वातावरण प्रबंधन, जल प्रबंधन, खाद्य आपूर्ति को अपशिष्ट प्रबंधन शामिल होता है। इसके 3 घटक है। पहला आता है वाटर रिकवरी सिस्टम, दूसरा आता है एयर रिवाइटलाइजेशन सिस्टम और तीसरा आता है ऑपरेशन जनरेशन सिस्टम इसके अंतर्गत आता है। गगनयान मिशन के बारे में जानें। इसके तहत पृथ्वी की निचली कक्षा में मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन किया जाता है। इस मिशन में 3 सदस्यों के चालक दल को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में भेजा जाता है। साथ ही उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर भी वापस लिया जाता है, जिसकी अवधि 3 दिन की होती है। स्वदेशी ECLC का महत्व। यह प्रणाली सफल विकास की मानव में मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान के कार्यक्रम में गगनयान मिशन के संचालन में मदद करेगी तथा इससे मानव युक्त मिशनों के विदेशी अंतरिक्ष एजेंसियों में निर्भरता कम होगी। मानव युक्त मिशनों में ज्ञान के साथ साथ डिजाइन क्षमता के विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्नत विज्ञान और अनुसंधान विकास गतिविधियों में रोजगार सृजन और मानव संसाधन विकास संभव होगा। चंद्रयान 3 प्रोपल्स मॉड्यूल के बारे में। इसरो चंद्रयान 3 के प्रोपल्स मॉड्यूल में चंद्रमा की कक्षा में पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। यह सफलता भविष्य में मानव युक्त मिशन वापस लाने के इसरो के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह चंद्रमा की कक्षा में किसी ऑब्जेक्ट को वापस लाने का पहला मामला है। साथ ही इसरो ने पहली बार किसी अन्य खगोलीय पिंड के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण की सहायता से फ्लाई बाय का प्रदर्शन किया हुआ है।
नेक्स्ट आता है कि सेलम कॉन्ट्रैक्ट बाइनरी उपग्रह के बारे में। यह अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ क्षुद्र ग्रह डिंकिनेस के उपग्रह का नाम सेलम रखा गया है, जिसका अर्थ होता है शांति। सेलम की खोज नासा के लूसी मिशन ने की। यह अब तक का खोजा गया पहला कॉन्ट्रैक्ट बाइनरी उपग्रह है। कॉन्ट्रैक्ट बाइनरी उपग्रह में दो खगोलीय पिंड इतने करीब होते हैं कि उनकी सतहें एक दूसरे को स्पर्श करती हों। लूसी मिशन को 2021 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आता है सब नेपच्यून के बारे में। इसमें 6 सब नेपच्यून ग्रहों की खोज की गई थी। इसे ऑर्बिटल रेजोनेंस नामक एक दुर्लभ स्थिति में पाया गया। यह ऑर्बिटल रेजोनेंस तब घटित होता है जब परिक्रमा करने वाले पिंडों की कक्षीय अवधि एक निश्चित अनुपात में होती है। जैसे उदाहरण के लिए एक ग्रह जब तक अपने तारे की 2 बार परिक्रमा करता है और दूसरा ग्रह उसी तारे की 3 बार परिक्रमा करता है तो सतत और निश्चित पैटर्न बनता है। सब नेपच्यून ग्रहों के बारे में जानें तो यह पृथ्वी और नेपच्यून ग्रह की त्रिज्याओं के बीच त्रिज्या वाले ग्रहों को सब नेपच्यून ग्रह कहा जाता है। धूमकेतु P12 पोन्स ब्रूस के बारे में। खगोलविदों ने हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप का उपयोग करके लद्दाख में हनले में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला में रहस्यमयी धूमकेतु P12 पोन्स ब्रूस की तस्वीर ली है। इस तस्वीर के बारे में जानें कि यह एक खगोलीय पिंड होता है जो कि डेविल कॉमेट का उपनाम होता है। इसकी इस विशिष्ट संरचना के लिए इसकी मिलीनियम फॉल्कन से तुलना की गई। इसे पहली बार 1812 में खोजा गया था। यह धूमकेतु लगभग 71 वर्षों में एक सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप यह 2 मीटर की लंबाई वाला ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। यह 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय खगोल प्रौद्योगिकी बेंगलुरु का संचालन करता है। WHO ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल फोरम के बारे में। यह है फोरम हाल ही में इसकी बैठक की गई। यह बैठक सस्टेनेबल क्लिनिकल रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए एक वैश्विक दृष्टिकोण का समर्थन करता है। इस फोरम का उद्देश्य क्लिनिकल रिसर्च क्षमताओं को मजबूत करना और एक संयुक्त दृष्टिकोण विकसित करना है। क्लिनिकल रिसर्च क्षमताओं को संबंध में अपडेटेड जानकारी प्रदान करना है। कोडेक्स एलिमेंट्रियल कमीशन के बारे में। कोडेक्स एलिमेंट्रियल कमीशन ने मिलेट्स पर वैश्विक मानकों के भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन मानकों में रागी, सावा, कोदो, मिलेट, चीना और कुटकी के मानकों को समूह को रूप में शामिल किया गया और ये समूह मानक खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण के लिए निर्धारित किए गए हैं। मानक 15 प्रकार के मिलेट्स की नमी की मात्रा, यूरिक एसिड की मात्रा जैसे 8 गुणवत्ता आधारित मानदंड निर्धारित करता है। नेक्स्ट आता है आपका जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद के बारे में कि हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने ब्रिक्स सोसाइटी की सबसे पहली बैठक को संबोधित किया। यह बैठक 14 स्वायत्त संस्थानों को मिलाकर ब्रिक नामक एक शीर्ष एवं स्वायत्त सोसाइटी का गठन किया गया है। इसका लक्ष्य केंद्रीकृत एवं एकीकृत गवर्नेंस के जरिए देश भर में होने वाले बायोटेक अनुसंधान के प्रभाव को और बेहतर करना है। नेक्स्ट आता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्रिस्प पर आधारित पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका खाद्य और औषधि प्रसाधन सिकल सेल डिसीज के मरीजों के इलाज के लिए क्रिस्प पर आधारित पहली जीन थेरेपी को मंजूरी मिली है। यह कैसगेबी लिपजीनिया SCD के इलाज के लिए कोशिका आधारित पहली जीन थेरेपी है। इसे 12 वर्ष या इससे अधिक उम्र के SCD रोगियों के इलाज के लिए मंजूरी दी गई है। इसके संदर्भ में आता है CRISPR-Cas9 तकनीक के बारे में जानें कि इसका उपयोग जीन के कार्यों के बदलाव करने के लिए किया जाता है और इस तकनीक की मदद से आनुवंशिक कोड में बदलाव किया जाता है और यह जीनोम के DNA के सटीक स्थान पर बदलाव किया जाता है। नेक्स्ट आता है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो कि केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर करने का निर्णय लिया है। इसकी टैगलाइन आरोग्यम परम धनम है। यह मंदिर इसको 2018 में आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। देश भर में 1.6 से अधिक यह केंद्र है और यह गैर संचारी रोगों में पैलिएटिव सुधारात्मक देखभाल, ओरल ENT देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और आपात की स्थिति और ट्रॉमा के केस को प्राथमिक देखभाल प्रदान करता है। आरोग्य मैत्री एडक्यूब के बारे में। यह विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एडक्यूब का अनावरण गुरुग्राम में हुआ है। यह एक मॉड्यूलर ट्रॉमा प्रबंधन और चिकित्सीय सहायता प्रणाली है। इसे शांति और युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में घायलों का इलाज करने के लिए तेजी से उपयोग लाया जा रहा है। एक्टोसाइड के बारे में। एक्टोसाइड ने कैंसर रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय परिणाम दिखाए। यह न्यूट्रास्टिकल ऐसे पदार्थ होते हैं जो बीमारी की रोकथाम और उपचार सहित चिकित्सा और स्वास्थ्य लाभ के प्रदान करते हैं। इसमें एक्टोसाइड रेडियोथेरेपी की साइड इफेक्ट में कमी होती है। रेडियोथेरेपी कैंसर के उपचार का एक तरीका होता है जिसके अंतर्गत कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने और ट्यूमर का आकार छोटा करने के लिए रेडिएशन की मात्रा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका पोम्पे रोग के बारे में, जो कि भारत में पोम्पे रोग से पीड़ित पहले मरीज की मृत्यु हो गई है। पोम्पे रोग एक दुर्लभ वंशानुगत बीमारी होती है। बीमारी 10 लाख बच्चों में से एक को होती है।
यह बीमारी एंजाइम एसिड एल्फा ल्यूकोसिडेज की एक कमी के कारण होती है। एंजाइम हमारे शरीर में कॉम्प्लेक्स शुगर को तोड़ता है। नेक्स्ट आता है ग्रीन लीफ वोलेटाइल्स के बारे में, जो कि पहली बार वैज्ञानिक क्षतिग्रस्त पादपों को छोड़े गए ग्रीन लीफ वोलेटाइल्स नामक यौगिकों के दर्ज को में सक्षम हुए हैं। ये पादप GLA नामक यौगिकों को मुक्त कर अन्य पादपों को सूचना देते हैं अन्य खतरा निकट है। यह कुछ अन्य पादपों को कीट के हमले के बचाव में स्वयं को कम स्वादिष्ट और यहाँ तक कि अपने अपचनीय बचाने की सक्षम होते हैं। नेक्स्ट आता है JT60SOSA के बारे में, प्रायोगिक नाभिकीय संलयन रिएक्टर। दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक नाभिकीय संलयन रिएक्टर JT60SA का जापान में उद्घाटन किया गया। यह रिएक्टर यूरोपीय संघ और जापान के बीच एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य ITER अनुसंधान में सहयोग करते हुए नाभिकीय संलयन ऊर्जा के स्रोत के विकास में योगदान देना है। नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक हल्के परमाणु नाभिक एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट आता है आपका एंथ्रोबोट्स के बारे में। यह वैज्ञानिकों ने एंथ्रोबोट्स विकसित किए हैं। यह मानव कोशिकाओं में बड़े रोबोट छोटे रोबोट होते हैं जो क्षतिग्रस्त तंत्रिका ऊतक की मरम्मत करने में सक्षम होते हैं। इन्हें आनुवांशिक संशोधनों के बिना बैक्स मानव कोशिकाओं में बनाया जाता है और ये आपस में जोड़कर सुपरबोट बनाते हैं। एंथ्रोबोट्स का विकास पुनर्योजी चिकित्सा की महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना के बारे में। यह योजना भारत में हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना के कार्यान्वयन हाइड्रोजन ट्रेन भी निर्माण हेतु वैश्विक कंपनियों की आमंत्रित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। यह योजना केंद्रीय बजट 2013-24 में शुरू की गई थी। इसके तहत भारतीय रेलवे ने 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसके अलावा इसमें भारतीय रेलवे मौजूदा डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स में हाइड्रोजन फ्यूल सेल का फिटमेंट करेगी। नेक्स्ट आता है कुट्रिम के बारे में। यह हाल ही में ओला में कुट्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किया है। मुख्यतः भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। कुट्रिम 22 भाषाओं को समझ सकता है, लगभग 10 भाषाओं में कंटेंट तैयार कर सकता है। LLM के बारे में देखा जाए तो ये डीप लर्निंग एल्गोरिथम के बारे में बहुत बड़े डेटा सेट्स का उपयोग करके कंटेंट की पहचान करते हैं, उनका सारांश बना सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं। इसे न्यूरल नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि ये मानव मस्तिष्क की तरह कार्य करते हैं और इन्हें कंप्यूटिंग कहते हैं। कुछ लोकप्रिय LLM हैं जिसमें OpenAI का ChatGPT और गूगल का Gemini आता है। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आज इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।